अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक और बड़ा क्रैश जो बेंचमार्क कॉइन है बीटीसी, द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, 50% गिरा है वो अपने पीक से, जो कि था तकरीबन $1,26,000 तक का। और 62,000 तक गिर गया। कुछ रिकवर कर गया है, जो लास्ट चेक किया था मैंने, आई थिंक 67,000 के आसपास था। लेकिन रिकवरी के बावजूद भी पिछले 1 से 1.5 साल की जो सतह है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस डिप को बाय किया जाए ये सोच कर कि दोबारा 1 लाख पर आएगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर मज़ीद इंतज़ार किया जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं हो सकता है यहाँ से और गिरे। और अगर गिरता है तो आपको ज़ाहिर है और सस्ता मिलेगा, मज़ीद डिस्काउंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम सवाल, क्या क्रिप्टो करेंसी, इनफैक्ट बिटकॉइन ही की बात कर लेते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना भी चाहिए या नहीं? डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वॉरेन बफे की। वॉल स्ट्रीट की बहुत कामयाब इन्वेस्टर हैं, बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है इनको कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी डाउन साइड भी हो सकती है। इसकी एक मिसाल अमेज़ॉन है। वॉरेन बफेट ने बाद में ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि उनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्योंकि अमेज़ॉन जब नया नया था, वॉरेन बफे को समझ नहीं आया कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, ये कैसे पैसे बनाएगा, स्केल अप कैसे करेगा। और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। और बाद में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आई अमेज़ॉन के अंदर, उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। इवेंचुअली 2019 में वॉरेन बफे की जो फर्म है बर्कशायर, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी अमेज़ॉन के अंदर, उसके शेयर्स ख़रीद लिए। लेकिन तब तक जो जो ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी वो तो पीछे रह गई, वो ट्रेड उनसे मिस हो गई। बाद में ज़ाहिर है उसमें भी प्रॉफिट आया होगा, लेकिन जो ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट था अर्ली इन्वेस्टर्स का, वो उन्होंने मिस कर दिया। बिटकॉइन के लेके भी वॉरेन बफे की कुछ इसी तरह की सोच है। बल्कि बहुत फेमस है उनका एक कोट, उन्होंने रेड पॉइजन कहा था बिटकॉइन को। तो क्या वॉरेन बफे इस बार भी गलत हैं, या फिर उनकी बात में कुछ दम है? वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है, जैसे कि उनकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, बल्कि ये सिर्फ सट्टा है। और इसमें आपका जो प्रॉफिट है उसका पूरा दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि जब आपने ख़रीदा तो आपके बाद कोई और आएगा और वो उससे ज़्यादा पैसों में ख़रीदेगा। इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो ये भी हो सकती है कि वो इसको एक पॉन्जी स्कीम कह रहे हैं। लेकिन चलें मान लेते हैं वॉरेन बफे गलत हैं और बिटकॉइन जो है एक आज का अमेज़ॉन है। लेकिन जो दूसरा अहम सवाल है कि क्या बिटकॉइन के अंदर भी वो जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी, या फिर अभी भी ये फॉर एग्ज़ाम्पल 67,000 या 70,000 पे तो यहाँ से 7 लाख तक या 10 लाख तक चला जाएगा और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, आज इस पे बात करते हैं। तो बिटकॉइन की स्टोरी क्या है? बिटकॉइन के बारे में जो बातें की गई वो वन बाय वन सारी हम देखते हैं। पहले तो कहा गया कि ये डिजिटल गोल्ड है, ठीक है। यानी जैसे कि गोल्ड का एक स्टेटस था कि भाई जब दुनिया के हालात ख़राब हो, इन्फ्लेशन हो, या वैल्यू स्टोर करने की बात हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो सदियों से गोल्ड को माना जाता है। तो लोगों ने कहा कि बिटकॉइन इसको रिप्लेस करेगा, डिजिटल गोल्ड है। दूसरी बात कही कि ज़ाहिर है हैज होगा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, क्योंकि जो पेपर करेंसी है उसको आप प्रिंट करते रहते हैं और उससे इन्फ्लेशन होती है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं हो सकता, लिमिटेड सप्लाई है इसकी। फिर आपने कहा ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बनेगा। यूज़ केसेस की बात की कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करके रख देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा कि एक आम आदमी को ये ताकत देगा कि अपने पैसे को कंट्रोल कर सके, और मिडल मैन को, चाहे वो बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, उनको हटा देगा। और एक और ख़ास तौर पे जो बात कही जाती है बिटकॉइन के प्रोपोनेंट की तरफ से, कि वॉल स्ट्रीट जो कि हमेशा मैनिपुलेट करती है मार्केट्स को और आम इन्वेस्टर्स को चूना लगा देती है, ख़ुद पैसे बनाती है, उससे कंट्रोल ले लेगा और एक आम आदमी के हाथ में दे देगा। अब बिटकॉइन को 15 साल से ज़्यादा हो गए। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन, क्या इनमें से कोई एक बात भी सही साबित हुई है? जवाब आप सबको पता है। और डिजिटल गोल्ड वाली थ्योरी को भी ले लेते हैं, तो ये तो थ्योरी बार बार फ्लॉप हुई है। मैंने पास में बहुत वीडियोस की हुई हैं इसके ऊपर, मेरे पास कुछ नया बोलने के लिए है नहीं। जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी उस पर भी मैंने की थी। इन वीडियोस के मैं लिंक आपसे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो जाके देख लें। आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अभी भी जो हालात हैं आप देख लें, इन हालात में भी अगर बिटकॉइन ऊपर नहीं जा रहा तो ये कौन सा डिजिटल गोल्ड है भाई? ये कौन सा है जो अगेंस्ट इन्फ्लेशन? और आप देखें कि ऐसे हालात में अगर बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करा तो ये डिजिटल को गोल्ड वाली थ्योरी बार बार फेल होती रही है 15 साल में, और ये फिर हो रही है। बिटकॉइन को लेकर जितनी बातें की गई थी, जितने प्रोमिस किए गए थे, मेरा नहीं ख्याल में से कोई भी अभी तक सही साबित हुआ है। मैं फिर तफसील में नहीं जा रहा, अगेन मैं इस पर काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं ज़रूर बात करूँगा जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, वो ये कि ये वॉल स्ट्रीट से कंट्रोल ले लेगा और एक रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में दे देगा, क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने हमेशा पैसे बनाए हैं रिटेल इन्वेस्टर के एक्सपेंस पे। लेकिन इस वक्त जो रीसेंट रिपोर्ट्स अगर कुछ देखी जाए तो ऐसा लगता है कि उल्टा हो रहा है। यानी वॉल स्ट्रीट यहाँ भी आ गया और वो मैनिपुलेट कर रहा है। आप गूगल करके देखें,
मैं आपको अभी ये एलिगेशंस हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन आप ये चेक करके देखें, एक जेमिनाई से या चैट जीपीटी से पूछ लें जेन स्ट्रीट मार्केट मैनिपुलेशन इन क्रिप्टो मार्केट या इन बिटकॉइन मार्केट, तो काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो मैं इसकी एक समरी बता देता हूँ आपको कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। मुख्तसर बात यह है कि जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उससे ये पता चल रहा है कि वॉल स्ट्रीट पर बिटकॉइन को शॉर्ट किया जा रहा है, यानी शॉर्ट सेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से उसके प्राइस क्रैश होते हैं। क्रैश इसलिए होते हैं कि शॉर्ट सेलिंग ज़्यादातर लो लिक्विडिटी पीरियड्स के दौरान की जाती है। अब क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी कितनी मैटर करती है इस पर मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूँ, फिर वो तफसीली हो जाएगी। जब लो लिक्विडिटी होती है तो इतने पैसे नहीं होते कि आप उसमें से निकाल सकें, तो ज़रा सा भी अगर सेलिंग होती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड से क्रैश होता है। ये इसका खुलासा है। बहरहाल वो वीडियो, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं जाके। तो वॉल स्ट्रीट शॉर्ट कर रहा है और पैसे बना रहा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन ऊपर नहीं जा पाता। और बात यहाँ नहीं रुकती, वो जब क्रैश होता है तो फिर वो बाय करना भी शुरू कर देते हैं, और बाय जब करते हैं तो डिस्काउंट कैप्चर करते हैं और उसको ऊपर लेके जाते हैं वापस। तो दोनों तरफ से वॉल स्ट्रीट पैसे बना रहा है और रिटेल इन्वेस्टर जिसको बाद में ड्रैग किया गया है वो पैसे लूज़ कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि अब लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई मार्केट मैनिपुलेशन जो है ये तो कॉमन बात है, स्टॉक मार्केट में भी होती है, गोल्ड में तो सिल्वर की भी रिपोर्ट्स आ रही है, सिल्वर मार्केट में हो रही है, बिल्कुल सही है, हर मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। लेकिन वॉल स्ट्रीट की जो मैनिपुलेशन बिटकॉइन को लेकर है वो एक बात तो साबित करती है कि जो लोग कह रहे थे कि वॉल स्ट्रीट से कंट्रोल ले लिया जाएगा और बिटकॉइन के ज़रिए और एक आम आदमी को दे दिया जाएगा, तो ये तो उसका उल्टा हो रहा है। तो आप तो वापस वहीं आके खड़े हैं जहाँ पहले थे, सिर्फ एक नया एसेट आ गया वॉल स्ट्रीट के पास खेलने के लिए, वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। और ये बात भी ध्यान रखें, ये भी अगेन मैं पास में वीडियोज़ में कर चुका हूँ, दोबारा नहीं जाऊँगा, कि जब आपको याद होगा जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रैली आई थी बिटकॉइन के प्राइस में, जब इंस्टीट्यूशनल मनी यानी वॉल स्ट्रीट में कूदा था, जब ये बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च हुए थे, उसको भी मैंने वीडियो की थी। तो जो इंस्टीट्यूशनल मनी है यानी जो बड़ा पैसा है, ये वो लोग हैं जिनके पास पता नहीं मिलियंस में और इन सम केसेस अगर फंड्स की बात की जाए बिलियंस में एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं, जब ये कूदे थे बिटकॉइन के अंदर तो प्राइस ऊपर चली गई थी और यही पैसा वापस निकल रहा है बिकॉज दीज गाइज आर चेजिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जब वापस निकल रहा है पैसा तो अगेन बिटकॉइन क्रैश भी हो रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है क्रिप्टो मार्केट की वो ये है कि एक तरफ तो वॉल स्ट्रीट का प्रेशर है, शॉर्ट सेलर्स का, जो उसको जब भी ऊपर जाते हैं रैली आती है तो गिरा देते हैं। दूसरी तरफ जो होल्डर्स हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको मज़ीद गिरने नहीं देते, क्योंकि वो होल्ड करके बैठे हैं, उन्होंने तो रिटायरमेंट में अपने जो है इसको कैश आउट करना है, तो वो होल्ड करके बैठे हैं। ऑब्वियसली किसी भी एसेट को आप होल्ड करके बैठेंगे और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो वो मज़ीद नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि इनफैक्ट उसका प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जंग चल रही है शॉर्ट सेलर्स के दरमियान और होल्डर्स के दरमियान, एक गिराता है दूसरा उठाता है, और ये पहली बार नहीं है। 3-4 साल पहले मैं इस पर वीडियो कर चुका हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। और वो ज़रूर देखिएगा आप लोग वो वीडियो, वो बहुत काम की वीडियो थी, बड़ी तफसील से रिसर्च करके बनाई थी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, दोबारा से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न है एज एन इन्वेस्टर, जो मेरा सवाल है वो ये है, और मैं आपसे भी पूछूंगा कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बिटकॉइन ख़रीदा होगा इसे आज से 10 साल पहले 2016 में, जब $1000 का भी नहीं था, ठीक है, उस वक्त तक 16 मिलियन जो है बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके थे। तो टोटल सप्लाई बिटकॉइन की अगर 21 मिलियन है और 16 मिलियन उस वक्त माइन हो चुके थे, इसका मतलब मेजॉरिटी माइन हो चुकी थी, जो कि उन लोगों के पास थी जिन्होंने बहुत सस्ता ख़रीदा, 600-700-800 डॉलर, $1000, $2000 पे ख़रीदा। और अब हम 20 मिलियन पे बैठे हुए हैं, तो सप्लाई तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो कोई भी बंदा जो इन्वेस्ट करेगा वो कबर में तो नहीं लेके जाएगा ना बिटकॉइन, उन्होंने कैश आउट तो करना है इवेंचुअली। तो ये जो होटलर्स हैं, मैक्सिमलिस्ट हैं, जो बिटकॉइन बुल्स हैं, जो कि बहुत पहले इन्वेस्ट होकर बैठे हुए हैं, बहुत पहले से लेके बैठे हैं, और क्योंकि सस्ता मिल रहा था तो उस वक्त अगर किसी ने $1000 में एक बिटकॉइन ख़रीदा था तो आज किसी को 67,000 पे करने हैं, तो उन लोगों के पास तो बहुत सारा बिटकॉइन पड़ा होगा। तो 10 साल अगर गुजर गए तो इवेंचुअली इन लोगों ने निकलना है। और मुझे लगता है कि अगर हम 2016 को एक बेंचमार्क बना भी लें कि आज से 10 साल पहले वो लोगों ने ख़रीदा था, तो अब वो लोग निकलना शुरू होंगे। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बताया कि भाई वो टारगेट करके बैठे कि जैसे ही 1 लाख को हिट करेगा हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका कहना था कि जब ये 16 मिलियन आउट ऑफ 20 मिलियन ये निकलेंगे, तो जो नया इन्वेस्टर आया है, जो रिसेंटली आया है, जिसने बाद में ख़रीदा 30,000, 40,000, 50,000 पे, उसका तो इतना वो बनेगा नहीं रिटर्न। और ये पहले वाले निकलेंगे, और जब ये इतने सारे लोग इसमें निकलेंगे तो मैंने बताया आपसे कि ज़रा सा भी बिकता है बिटकॉइन तो प्राइस क्रैश हो जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है, ये सारा इन दी एयर है ना, ये सारी जो मार्केट कैप है ये परसीव वैल्यू है, ये टोटल लिक्विडिटी तो नहीं है। तो और इसके ऊपर मैं अलग वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने जिक्र किया, वो ज़रूर देखिएगा कि जब एग्जिट लिक्विडिटी नहीं होती है तो फिर कैसे प्राइस क्रैश होती है, तो हर बंदा निकल नहीं पाएगा। तो ये लोग जब निकलेंगे तो इसका मतलब है अगले कुछ अरसे तक तो इन लोगों ने निकलना है। तो जब भी ये पीक को हिट करेगा लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, हर थोड़े अरसे बाद आपको नज़र आएगा प्रॉफिट टेकिंग होगी,
ये मेरा मेरा अंदाज़ा एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि कन्वेंशनल विजडम यही कहती है कि जब आप इतने अर्ली इन्वेस्टर हैं तो 10 साल बाद तो आपको प्रॉफिट लेके निकलना है। ये तो रूल ऑफ थम है ना कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की मार्केट के अंदर यही होता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की 5 साल 10 साल एक पीरियड होता है आपके जहन में कि इस वक्त मैं निकलूँगा बाहर कैश करूँगा, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी ली तो पैसा छोड़ना नहीं है। तो ये जब पैसा निकलेगा इतना सारा, जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर क्रैश होगा। तो जो लेट आ रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट किया जा सकता है। मिसाल तौर पे भी अगर 67,000 पर है, हो सकता है 80 पे चला जाए, लाख पे चला जाए 3-4 महीने में, तो अपसाइड तो होगी। लेकिन ये जितना बड़ा रिस्क है उसके अगेंस्ट प्रीमियम जितनी होनी चाहिए, क्या उतनी प्रीमियम मिल रही है आपको? अगर पिछले 1 साल का आप डेटा उठाकर देखें तो पिछले 1 साल में बिटकॉइन जो है वो 23% का उसने लॉस दिया है, ठीक है। और इसी 1 साल में अगर आप गोल्ड का प्राइस उठा के देखें, सिल्वर को उठा के देखें, इवन स्टॉक मार्केट के जो बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, FTSE 100, SP 500, SP 500 शायद इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन FTSE 100 1 साल का उठा के देखें, सब ने बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया है। और इनमें जो रिस्क है बिटकॉइन के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि बिटकॉइन जितना स्पेकुलेटिव है वो ये वाले एसेट तो नहीं, और ये प्रोडक्टिव एसेट्स हैं। या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज़ के अंदर जो पैसा बनाती हैं, या गोल्ड के अंदर जो कि एज सच प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में सालों से उसको जो है वो टेस्टेड और ट्रस्टेड मॉडल माना जाता है फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, तो उसके अंदर पैसा आता है। तो ऑब्वियसली वो भी बिटकॉइन की तरह रिस्की नहीं है जितना बिटकॉइन रिस्की है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अगेंस्ट प्रीमियम अगर मुझे पता हो कि अगले 6 महीने में ये 300-400% ऊपर जाएगा, या चलें 100% भी ऊपर जाएगा, इतना बड़ा मुझे प्रीमियम नज़र आ रहा हो, तो फिर मैं ये रिस्क लूँ, वरना मैं क्यों लूँगा? क्योंकि जब दूसरी कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट इतना आपको रिटर्न दे रही है, तो बिटकॉइन के अंदर आपको क्या ज़रूरत है ये रिस्क लेने की? और अब बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कि मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था अपना पोर्टफोलियो बनाने का, तो उस वक्त मैंने बिटकॉइन को इंक्लूड किया था कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। और लेकिन इसमें दो बातें थी। एक तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो उसका 5% से ज़्यादा इस एसेट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। उसका पीछे जो प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, वो ये था कि यार अगर ये 5% पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो हो भी जाता, क्योंकि जब मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा था उस वक्त से अब तक ये तकरीबन 30% के लॉस पर बैठा हुआ है, तो मैंने तो 30% लॉस कर दिया होता। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 100 पाउंड इन्वेस्ट किए होते तो वो भी 70 पाउंड रह जाते। लेकिन अगर मैं टोटल भी लूज़ कर लेता 5%, तो बाकी 95% पे अगर मैं 10% प्रॉफिट बना लेता, तो फिर भी मैं 5% प्रॉफिट ले लेता। तो 5% से ज़्यादा मैं नहीं करता, जो कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ बिटकॉइन को लेके। दूसरी बात ये है कि मैं कर नहीं पाया। मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया था एक ETF, क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्पॉट बिटकॉइन लेने का नहीं सोचा था। मुझे लगा था ETF के थ्रू लेंगे, क्योंकि स्पॉट के थ्रू लेने में फिर वो आप प्राइवेट की लें, एक्सचेंज पे जाके अकाउंट बनाए, वॉलेट शॉलेट, वो बहुत सारे उसमें लांझे हैं, वो मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। तो मुझे लगा सीधा सीधा मेरे पास जो ब्रोकर अकाउंट है उसमें ETFs आ रहे हैं, US में भी हैं, UK में भी हैं, बिटकॉइन ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो भी वही बात हो जाएगी, हो सकता है उतना रिटर्न ना दे, लेकिन उसके आसपास ही देगा। तो ये मैंने सोचा हुआ था। लेकिन क्योंकि एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के तौर पे सर्टन कंप्लायंस पॉलिसीज़ है जिनको मुझे फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से मैंने फिर बिटकॉइन को नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे कंप्लायंस की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली, मैंने नहीं ख़रीद पाया। और अच्छा ही हुआ, बच गया अभी तक मुझे लॉस हो रहा होता। लेकिन अगेन, जस्ट टू सम इट अप, 3-4 बातें कहूँगा। एक तो ये कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है इस वक्त, तो मैं नहीं समझता 3-4% से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि होगा ये कि अगर आप लूज़ करते हैं और दूसरी जगहों से आपका अच्छा प्रॉफिट होता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम बिटकॉइन में अगर फिर से कोई बड़ी रैली आ जाती है, तो और सही टाइम पे आप एग्जिट हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं होगा कि यार मैंने मिस कर दिया। चाहे थोड़ा सा ही प्रॉफिट बनाया, लेकिन आप उसका फ़ायदा तो उठाएंगे। लेकिन ये मैंने आपको रिस्क हाईलाइट कर दिए हैं, और मैंने भी पूरे रिस्क पे बात नहीं की। मैं यकीन करें, टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिल ही नहीं चाहिए। 3-4 हफ्ते से मैं वीडियो प्लान कर रहा था, क्योंकि मैं सोचा यार मैं क्या नया बताऊँ इसमें, मैं सारी बातें पास में कर चुका हूँ। जो नई डेवलपमेंट है, जैसे मैंने कहा ना जेन स्ट्रीट वाली, उसको ज़रूर पढ़ लें कि क्या किस किस्म की शॉर्ट सेलिंग हुई है। अगेन अभी एलिगेशंस हैं, साबित नहीं हुई हैं, लेकिन सीरियस एलिगेशंस हैं। तो आप देखिएगा जाके कि बिटकॉइन मार्केट में क्या हुआ। इसको आप गूगल करें, सर्च करें। मैं अगर करता हूँ तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगेन, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपना दिमाग यूज़ करें। रिस्क मैंने आपको बता दिए हैं, मैं सोच क्या रहा था और मैं क्यों नहीं कर पाया कंप्लायंस रीजंस की वजह से, वो भी मैंने आपको बता दिया। बट वेदर इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो और नॉट, ये आपका डिसीजन है। मेरे ख्याल में इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।